नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से आज की अपनी जो क्लास रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 3। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ली। दोस्तों, प्रतिदिन के हिसाब से अपन यहाँ पे शाम की क्लास MCQ चला रहे हैं और जल्द ही अपन थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी दोस्त चैनल से बने रहे और एक बार क्लास को ज़रूर शेयर कर दें और नए नए जो भी जुड़े हैं सभी एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर अपन यहाँ पे चलने वाले हैं। दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में 50 क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन रहेंगे। हालांकि क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे अपन यहाँ पे टफ कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। जैसे ही अपन यहाँ पे 5-10 क्लास और आगे ले लेंगे तो अपना लेवल और भी हार्ड करेंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप निश्चिंत रहे, धीरे धीरे कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पूरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो आप सभी दोस्त यहाँ पे जुड़े रहे। और दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंदर जो 50 क्वेश्चंस किए जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको उनके जवाब देने हैं और साथ में आपको देखना है कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, जल्दी ही अपन मॉर्निंग सेशन के अंदर भी थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। बहुत से दोस्तों के यहाँ पे फ़ोन आते हैं कि सर थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करो, तो वो भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। निश्चिंत रहिए आप। लेकिन यहाँ पे जो शाम की क्लास है वो आज थोड़ी लेट रहने वाली है, क्योंकि अपन यहाँ पे टाइम के हिसाब से अपन मैनेज करते जाएंगे। तो आप टेलीग्राम और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसमें टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो उनको भी आप ज्वाइन कर लें ताकि आपको क्लासों की सूचना है वो प्रतिदिन मिलती रहे। तो आज की अपनी MCQ क्लास जो सीरीज़ नंबर 3 रहेगी। तो सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। लाइक और शेयर में आप कमी ना रखें दोस्तों। सभी अपने अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सभी आप एक बार क्लास को शेयर कर दिया करो, ताकि शेयर करने से ज़्यादातर विद्यार्थियों का इसमें यहाँ पे भला होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहला और इम्पोर्टेंट आज की जो सीरीज़ नंबर रहने वाली है दोस्तों वो रहेगी यहाँ पे सीरीज़ नंबर 3, ध्यान रखना है। और जितनी भी सीरीज़ दी गई है उनका आपको PDF आपको यहाँ पे मिलने वाली है। PDF वो आपको टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है उससे आप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ते रहे। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों, यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का जो प्राइम जो एम होता है, उद्देश्य होता है, वो क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक या उपरोक्त सभी। दोस्तों, इसी के साथ में 3 ऑप्शन तो आपको यहाँ पे दिए गए, लेकिन एक ऑप्शन इसके अलावा अगर आपको डाल दे कि सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास, तो वो भी इसका मेन ऑप्शन हो जाता है। तो अगर आपको अगर ऑप्शन के अंदर सर्वांगीण विकास दिखता है तो सीधा सीधा वो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास ही होता है। लेकिन अब ऑप्शन में ये न दे के 3 अलग उद्देश्य दिए गए हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, तो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सभी दोस्त क्लास को भी शेयर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। दोस्तों, यहाँ पे लाइक और शेयर में बहुत ज़्यादा कमी रहती है, तो शेयर और लाइक आप कर दिया करें। चलिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस का है जो कंप्लीट आपको जवाब देते रहना है। जवाब देने से आपके चाहे गलत हो या सही हो, लेकिन आपको जवाब जरूर देते रहना चाहिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी। दोस्तों, यहाँ पे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स की बात कर रहे हैं अपन, आधुनिक ओलंपिक खेल उनकी बातें कर रहे हैं, वो उनकी शुरुआत कब हुई थी। और इनके जो जन्मदाता है वो कुबर्टीन है। आप ये ध्यान रखना दोस्तों, आधुनिक खेलों के जो जन्मदाता है वो कुबर्टीन थे, लेकिन इनकी शुरुआत कब हुई थी वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों 1896, 1896 के अंदर है दोस्तों यहाँ पे वो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। एथेंस ग्रीस के अंदर, जगह का भी ध्यान रखना है अपने को। एथेंस ग्रीस के अंदर जो ग्रीस देश में था, और उसके जो जन्मदाता है डी कुबर्टीन, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1896। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स ले गए हैं, इजी भी रहेंगे, हार्ड भी रहेंगे, दोनों प्रकार के हैं। और मैं मानता हूँ यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस के जवाब आपको आने चाहिए। अगर अच्छी तैयारी आप कर रहे हैं तो आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पार्टा राज्य में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था। दोस्तों, यहाँ पे स्पार्टा की बात कर रहे हैं अपन। शारीरिक शिक्षा की जो काल है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे 4 कालों में बांटा गया था। पहला होमर काल, दूसरा स्पार्टा काल, स्पार्टा, और तीसरा है पूर्व एथेंस और उत्तर एथेंस। वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 4 काल थे,
प्राचीन काल में, तो उसमें से जो स्पार्टा राज्य था उसका शारीरिक शिक्षा का है वो इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? कला, सैनिक, बौद्धिक, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 3, और जो नए दोस्त जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें। प्रत्येक विद्यार्थी शेयर और लाइक जरूर करे, इससे मोटिवेशन आपका भी और मेरा भी यहाँ पे बढ़ता रहता है। प्रश्न नंबर 3, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सैनिक प्रशिक्षण। स्पार्टा के अंदर है वो शिक्षा दी जाती थी वो यहाँ पे सैनिक बनाने के लिए, क्योंकि स्पार्टा राज्य का मुख्य उद्देश्य ही बलशाली था, सैनिकों का निर्माण करना था। यहाँ पे पैदाइश जो बच्चा होता था उसको ही यहाँ पे सैनिक की दृष्टि से देखा जाता था कि स्वस्थ देखा जाता था। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सैनिक निर्माण या सैनिक प्रशिक्षण। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे एथेंस काल में शिक्षा का आधार क्या है? एथेंस की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसमें शिक्षा का आधार क्या था वो अपने को यहाँ पे बताना है। बल, युद्ध, संतुलित विकास या अनुशासन। दोस्तों अभी जस्ट अपन ने देखा है कि स्पार्टा के अंदर है वो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? सैनिकों का निर्माण करना, यानी सैनिक बनाना होता था। बलशाली उसका शरीर से मतलब रखा जाता था उसमें। लेकिन जो एथेंस काल था, चाहे पूर्व एथेंस काल हो चाहे उत्तर एथेंस काल हो, तो उसमें जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 4 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे संतुलित विकास करना। उसमें बलशाली यानी सैनिक बनाने के साथ साथ बुद्धि का विकास भी इसमें नागरिकों का किया जाता था, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो एथेंस में सैनिक निर्माण के साथ साथ क्या था? बुद्धि मेन थी, तो संतुलित विकास यहाँ पे बैलेंस डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाता था। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का संतुलित विकास। नेक्स्ट और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन ज़्यादा होने के चक्कर में दोस्तों यहाँ पे जल्दी करेंगे, थोड़ा जल्दी आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते रहना। क्वेश्चन नंबर 5, वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों यहाँ पे वार्म अप की अपन बात कर रहे हैं कि जो कोई भी गेम हो, कोई भी गेम्स के साथ में अपन क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत से पहले उसको वार्म अप करते हैं और लास्ट में उसके अपन कूल डाउन उसके अपन यहाँ पे करते हैं। तो 2 यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। तो वार्म अप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? थकान बढ़ाना, चोट की संभावना बढ़ाना, शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करना और हृदय गति कम करना। क्वेश्चन नंबर 5 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगा शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करना। यानी जितने भी जो अपना शरीर है, चाहे कोई गेम हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ हो, उसको करने से पहले अपन शरीर को गर्म करते हैं, तो उसे अपन वार्म अप के नाम से जानते हैं। ये गर्म करने की क्रिया होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर को व्यायाम के लिए तैयार करना, कोई भी गेम के लिए तैयार करना वार्म अप की क्रिया के अंदर आता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, कूल डाउन का प्रभाव किस पर पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे कूल डाउन की बात कर रहे हैं अपन। कूल डाउन का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों 2 क्रियाएं हैं वो अल्टरनेट यहाँ पे अपोजिट रहती है। एक होती है वार्म अप, अभी जस्ट अपन ने देखा है वार्म अप, और दूसरी होती है वो कूल डाउन होती है। दोस्तों यहाँ पे कूल डाउन, दोनों क्रियाएं अल्टरनेट होती है, एक दूसरे से विपरीत स्थिति में होती है। किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो वो अपन वार्म अप से करते हैं और उसका अंत करते हैं वो कूल डाउन की स्ट्रेचिंग के द्वारा करते हैं। अब दोस्तों वार्म अप में अपन क्या कर रहे थे? शरीर को गर्म कर रहे थे, तैयार कर रहे थे, चाहे कोई गेम्स के लिए हो या कोई भी एक्टिविटीज़ के लिए। और कूल डाउन में अपन वापस शरीर को सामान्य स्थिति के अंदर लाते हैं। और इसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? मांसपेशी पर, हृदय गति पर, या ब्लड सर्कुलेशन पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी चाहे मसल्स हो, एक्टिविटीज और जितने भी जो तंत्र होते हैं अपने, उनका सभी को रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए अपन कूल डाउन की एक्टिविटीज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर अपना 7 रहने वाला दोस्तों यहाँ पे BMI का पूरा नाम क्या है? दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है और BMI का सूत्र भी अपने को पता होना चाहिए, जिसके अंदर अपन मास इंटू हाइट मीटर 100 अपन इसके अंदर लगाते हैं। तो BMI जिसे अपन BMI से किसका मापन किया जाता है? तो वो मोटापा, जो ओबेसिटी होती है मोटापा, उसका मापन किया जाता है BMI के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। BMI को अपन किस नाम से जानते हैं? फुल फॉर्म में बॉडी मास इंडेक्स के नाम से जानते हैं। और इसके द्वारा अपन क्या करते हैं? मोटापे का मेजरमेंट करते हैं, इसका पता लगाते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों अपना मोटापे का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मोटापा जिसे अपन ओबेसिटी के नाम से जानते हैं और इसका जो मापन है वो किससे करते हैं? तो मोटापे का मापन अपन BMI, दोस्तों अभी जस्ट देखा है ना बॉडी मास इंडेक्स, उससे अपन मोटापे का
मेजरमेंट करते हैं तो मोटापे का जो मुख्य कारण है, किसके कारण यहाँ पे बढ़ता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दी दोस्तों। शेयर और लाइक करने में आप कमी ना छोड़े, बार बार आपको बोलता हूँ मैं शेयर और लाइक के लिए, तो आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे असंतुलित आहार है, जो इनबैलेंस डाइट होती है वो यहाँ पे मोटापे का मुख्य कारण होती है। क्योंकि अधिक व्यायाम करने से शरीर फिट रहता है, संतुलित आहार से फिट रहता है, और पर्याप्त नींद अपन लेते हैं, ठीक है, लेकिन इनबैलेंस जो डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं अपन, उससे यहाँ पे ओबेसिटी की शिकायत बनी रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड होता है, वो अपने को लाल किसके कारण दिखाई देता है। दोस्तों देखा जाए तो ब्लड कैसा होता है, तो वो रंगहीन होता है, लेकिन किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल अपने को यहाँ पे दिखाई देता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरबीसी की संख्या क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन की जो उपस्थिति होती है ब्लड के अंदर, उसके कारण इसका जो कलर होता है वो लाल हो जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन के कारण है वो यहाँ पे ब्लड लाल अपने को यहाँ पे दिखाई देता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है 2018 के एग्जाम में सीधा, और 16 के अंदर जो 2013 के अंदर लगी थी उसके अंदर भी यहाँ पे सीधा पूछा गया था। इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होने की संभावना बनी रहती है। तो शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है ये अपने को बताना है, बोन होती है वो बताना है, 200, 204, 6 और 208। साथ ही में दोस्तों इसके मैं बता दूं कि शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है, तो 639 मांसपेशियां होती है, वो भी अपने को ध्यान रखना है। मसल्स कितनी होती है, तो मसल 639 होती है। साथ ही में अगर देखा जाए तो हड्डियों की संख्या कितनी रहेगी, क्वेश्चन नंबर 10 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 206। शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, तो 206 यहाँ पे हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों के संकुचन की शक्ति को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन होता है, उसकी शक्ति है वो क्या कहलाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। मांसपेशियों के संकुचन की शक्ति को क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है, क्योंकि मांसपेशियों की जो संकुचन होने की जो क्षमता होती है वो किसके कारण आती है, गति के कारण आती है, लचीलेपन की आती है, या सहन शक्ति या शक्ति के कारण आती है, किसके कारण आती है। दोस्तों अपने मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अपन, वो किसके कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है इसका, शक्ति जो स्ट्रेंथ होती है, शक्ति होती है, उसके कारण मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन की क्रिया होती है। क्योंकि अपन अगर पावर लगाएंगे तो ही मसल्स में क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और उसको वापस रिलैक्स छोड़ेंगे तो यहाँ पे डिकॉन्स्ट्रक्शन होगा। तो यहाँ पे संकुचन और प्रकुंचन की जो क्रिया होती है वो किसके कारण होती है, वो स्ट्रेंथ के कारण होती है, मसल्स में तनाव के कारण होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा अपना, लचीलापन बढ़ाने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। दोस्तों लचीलापन यानी मोटर कंपोनेंट शरीर में कितने होते हैं। दोस्तों 5 मोटर कंपोनेंट शरीर के अंदर पाए जाते हैं। मोटर कंपोनेंट जिसे अपन स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, एबिलिटी के नाम से जानते हैं। जो पांचों ये मोटर कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों यहाँ पे, उनमें से जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम अपन कर सकते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा स्ट्रेचिंग। यानी अपने को क्या करना चाहिए, तनाव के व्यायाम करने चाहिए। तनाव वाले लचीलेपन जो अपने को यहाँ पे लचीलेपन पैदा करते हैं वो स्ट्रेचिंग के द्वारा, यानी शरीर को मोड़ना, मसल्स को यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्शन रिट्रैक्शन की अपन जो क्रिया करते हैं वो वाली क्रिया, तो यहाँ पे लचीलापन शरीर में डेवलप होता है। और लचीलापन बढ़ाने के लिए 2 क्रियाएं होती है, एक एक्टिव और दूसरी पैसिव की क्रिया होती है। अगर एक्टिव का मतलब है कि खुद करते हैं तो अपन लचीलापन, और दूसरे के सहयोग से अपन अगर लचीलापन पैदा करते हैं तो वो पैसिव क्रिया कहलाती है। लेकिन स्ट्रेचिंग के द्वारा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट की जा सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, और सभी दोस्त एक बार फिर से जो जुड़े हैं वो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दी दोस्तों। यहाँ पे बार बार मैं बोलता हूँ तो शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों, सहन शक्ति से संबंधित खेल कौन सा है। दोस्तों सहन शक्ति जिसे अपन एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, सहन शक्ति जिसे अपन एंडोरेंस के नाम से जानते हैं, तो कौन सा इसमें से जो गेम है वो रहने वाला है। दोस्तों मोटर कंपोनेंट्स मेरे पास 5 प्रकार के बताए थे, उनमें से एंडोरेंस वाला है जो अपने को सहन शक्ति
डेवलप करता है एंडोरेंस, तो वो कौन से गेम से अपने को सहन शक्ति डेवलप हो सकती है, यानी लंबी समय की जो क्रियाएं होती है वो यहाँ पे क्या करेगी, एंडोरेंस डेवलपमेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैराथन जो है, जिसे अपन लंबी दूरी की दौड़ बोलते हैं, तो वो क्या करेगी, शरीर में एंडोरेंस डेवलपमेंट करेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो 42.195 या फिर मील्स के अंदर भी देखें 26-100, तो ये क्या होती है, लंबी दौड़ होती है, जैसे कोई 10 किलोमीटर की हो गई, मैराथन हो गई, क्रॉस कंट्री हो गई या फार्ट लेक हो गई, तो ये शरीर में क्या करेगी, एंडोरेंस डेवलप करेगी, सहन शक्ति यहाँ पे डेवलप करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, शारीरिक फिटनेस का घटक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का घटक नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शरीर में 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि स्पीड होती है, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एंडोरेंस। ये जो 5 प्रकार के जो मोटर कंपोनेंट्स होते हैं वो शरीर में क्या करते हैं, फिजिकल फिटनेस को नापते हैं, शारीरिक दक्षता को नापते हैं। अगर इनमें एक भी अगर कमज़ोर है तो इस प्रकार अपन उसको फिट नहीं बोल सकते खिलाड़ी को। तो उनमें से कौन सा नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों आलस है, वो मोटर कंपोनेंट्स के अंदर नहीं आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही में स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एजिलिटी, ये अपने को क्या करती है, पाँचों मोटर कंपोनेंट शरीर में फिजिकल फिटनेस को यहाँ पे डेवलप करते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, संतुलन का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है। जो दोस्तों बैलेंस का है वो सबसे अच्छा यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है जिसमें अपन बैलेंस को यहाँ पे माप सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बैलेंस को मापने के लिए सबसे अच्छा गेम्स कौन सा है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, बॉक्सिंग है या फिर जिम्नास्टिक, जिसमें बैलेंस यानी संतुलन की जो क्रिया की जाती है वो कौन से गेम में की जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर और लाइक भी करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे। जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी लेने वाले हैं दोस्तों मॉर्निंग सेशंस के अंदर, और क्लास की वो भी अपन धीरे धीरे बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अपने के पास अच्छा टाइम है, अभी समय है, तो अपन अच्छे से कोर्स को डीपली अध्ययन करेंगे। शुरुआत में अपन कोर्स को यहाँ पे धीरे धीरे अपन ईजी से हार्डनेस की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक है, वो बैलेंस की क्रियाओं के अंदर ही आता है। तो ये संतुलन की क्रिया है, चाहे फ्रंट रोल हो, बैक रोल हो, हैंड स्टैंड हो, तो ये जितनी भी क्रियाएं होती हैं, फ्लिक हो, तो ये बैलेंस के अंदर आती है, जो जिम्नास्टिक के अंदर यहाँ पे देखने को अपने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे ब्लड प्रेशर की अपन बात कर रहे हैं, जिसे अपन बीपी के नाम से बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, वो यहाँ पे मापने का यंत्र कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे बीपी, जिसे अपन 120/80 और आजकल तो यहाँ पे 130/90 तक भी यहाँ पे देखा जाता है। तो बीपी के मापने के लिए, रक्त ब्लड प्रेशर को मापने के लिए है, वो किसका उपयोग किया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्पिग्मोमेनोमीटर है, वो ये बीपी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए यहाँ पे यंत्र होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला नोड कौन सा है। दोस्तों हार्ट बीट होती है, इस हार्ट बीट को कंट्रोल करने वाला जो नोड होता है वो कौन सा होता है, वो अपने को बताना। एवी नोड, एसए नोड, परकिंजी फाइबर या फिर एरोटा। दोस्तों यहाँ पे हार्ट बीट को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों अपन हार्ट का जो उदाहरण चित्र बनाते हैं, तो इसके अंदर जो अपना हार्ट होता है उसमें जो दायां आलिंद होता है और ये दायां नीले होता है, दायां नीले। तो जो दायां आलिंद होता है इसके पास में ही पेसमेकर लगा होता है, जिसे अपन कृत्रिम पेसमेकर के नाम से जानते हैं, जो हार्ट बीट को नियंत्रित करता है। और इससे अपन किस नाम से बोलते हैं, तो वो एसए नोड के नाम से बोलते हैं। एसए नोड जो दायां आलिंद के पास में रहता है, एसए नोड जिसे अपन साइनो आर्टिकुलर नोड के नाम से जानते हैं, ये अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। और एसए नोड अगर या ओरिजिनल अगर ये हार्ट बीट में दिक्कत आने लगती है तो बाहर से डॉक्टर इसमें क्या लगाता है, पेसमेकर लगाता है, जिसे अपन एसए नोड के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं। दोस्तों शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसे अपन क्या कहते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों शरीर में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना। साथ ही हम दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, और जल्दी अपन यहाँ पे थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अपन टेलीग्राम और व्हाट्सअप लिंक दे रखे हैं, दोनों को आप ज्वाइन कर ले, और क्लासों की सूचना भी आपको जल्दी ही उन पर मिलती रहेगी, तो आप जरूर उनको ज्वाइन कर ले। क्वेश्चन नंबर 18 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर शरीर में कमी होने लगती है तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिया के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा दोस्तों अपने यहाँ पे, ऊर्जा का त्वरित स्रोत क्या है। इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए ऊर्जा किससे मिलती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंस्टेंट एनर्जी अगर शरीर में तुरंत ऊर्जा चाहिए तो किसके द्वारा मिलेगी। इंस्टेंट एनर्जी सोर्स कौन सा होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ऊर्जा का जो त्वरित सोर्स है शरीर में, अगर अपने को तुरंत एनर्जी चाहिए, जैसे मान लो कोई खिलाड़ी है और खिलाड़ी अगर गेम खेल रहा है और तुरंत ही उसको ऊर्जा चाहिए, तो अपन ने खूब बार देखा है ग्राउंड के अंदर, मान लो खिलाड़ी खेल रहा है कोई टेनिस का या क्रिकेट का, तो तुरंत ही एक केले की बाइट लेता है तो वो उससे ऊर्जा मिलती है। लेकिन केले के अंदर तुरंत उसको कौन सी ऊर्जा मिलती है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से तुरंत शरीर में ऊर्जा मिलती है। तो सबसे जल्दी ऊर्जा देने वाला कार्बोहाइड्रेट रहता है। उसके बाद में लंबी टाइम के लिए जो ऊर्जा देता है वो यहाँ पे वसा के द्वारा, फैट के द्वारा यहाँ पे ऊर्जा मिलती है। तो इंस्टेंट एनर्जी तुरंत ऊर्जा का जो सोर्स होगा वो कार्बोहाइड्रेट रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, विटामिन डी की कमी से कौन सा यहाँ पे रोग होने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी की बात कर रहे हैं, उसकी कमी से यहाँ पे कौन सा रोग होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 और दोस्तों यहाँ पे विटामिन डी की कमी, और जो डी में भी कौन सा फॉर्मेशन आता है दोस्तों, तो विटामिन D3 अपन इसके बोलते हैं। विटामिन डी एक क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है दोस्तों। यहाँ पे विटामिन डी क्या होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें D1 D2 और D3। तो ये जो कमी होती है वो D3 वाली होती है। तो उसे अपन कमी से कौन सा रोग होता है, तो वो रिकेट्स रोग होने लगता है दोस्तों। यहाँ पे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है विटामिन डी की कमी से, और ये कैल्शियम की कमी से हो जाता है। डी की का अगर शरीर में कमी हो जाती है तो वो कैल्शियम की कमी मानी जाती है, और जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, खेलों में फेयर प्ले का अर्थ क्या होता है। दोस्तों गेम्स होते हैं उसमें जो फेयर प्ले होता है इसका अर्थ अपने को यहाँ पे बताना है, क्या होता है वो बताना है। खेलों में फेयर प्ले का मतलब क्या होता है, जीतना, अनुशासन, नियमों का पालन या पुरस्कार। सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में आप कमी ना छोड़े। जितने भी आप अपने ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उन पे आप जरूर क्लास को शेयर किया करें। और जल्दी अपन थ्योरी की क्लास भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे नियमों का पालन करना। फेयर प्ले, गेम्स के अंदर जो फेयर प्ले का रूल लागू होता है इसका मतलब है खिलाड़ी क्या कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, नियमों के अकॉर्डिंग वो खेल रहा है, तो उसे अपन फेयर प्ले के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। ओलंपिक ध्वज होता है दोस्तों, फ्लैग होता है, उसमें कितने छल्ले होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। ओलंपिक जो ध्वज होता है, जो 1914 के अंदर कुबर्टिन ने इसको बनाया था, और 1920 के ओलंपिक एंटवर्प ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जो इसमें कितने छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ओलंपिक ध्वज होता है दोस्तों यहाँ पे, उसमें कितने यहाँ पे रिंग रहने वाली है वो अपने को यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 5 छल्ले होते हैं। कितने यहाँ पे रिंग होती है, 5 छल्ले, और जो 5 छल्ले हैं उनका जो कलर होता है वो यहाँ पे ब्लू, BYBGR, इसका फॉर्मेशन अपने को सूत्र भी याद रखना है, या अगर याद नहीं हो तो BYBGR। तो इसमें ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और रेड, ये इसका यहाँ पे कलर का फॉर्मेशन रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, हॉकी टीम में कुल खिलाड़ी होते हैं। हॉकी जो गेम्स होता है दोस्तों, उस टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है।
दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग की बात कर रहे हैं अपन, एक्स्ट्रा खिलाड़ी अलग होते हैं, प्लेइंग की बात करें टीम के में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, और जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं वो प्लेइंग होते हैं, जो गेम्स ग्राउंड के अंदर गेम खेलते थे हॉकी की टीम में 11 खिलाड़ी यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखें दोस्तों यहाँ पे 24, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है। दोस्तों यहाँ पे फुटबॉल मैच की अवधि पूछी गई है, वो कितनी यहाँ पे रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90 मिनट्स होती है, वो हाफ के अंदर यहाँ पे 45 का हाफ चलता है, तो यहाँ पे फुटबॉल मैच की अवधि होती है वो टोटल मिला के 90 मिनट यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, कबड्डी में एक टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कबड्डी गेम्स होता है, उसमें एक टीम में है वो कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों यहाँ पे कबड्डी के अंदर भी वही बात चल रही है कि प्लेइंग की बात यहाँ पे दे रखी है, तो प्लेइंग की बात ही अपने को यहाँ पे करनी है। अगर पूरी टीम की बात होती तो अपने को कितना होता 7 प्लस यहाँ पे 5, यहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं 12, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अंदर अकॉर्डिंग अपने को यहाँ पे आंसर देना है। और जो इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे प्लेइंग के आधार पर देखें तो कबड्डी गेम्स में है टीम में है वो 7 प्लेयर यहाँ पे रहने वाले हैं। क्लास कैसी लग रही है दोस्तों, क्लास के बारे में भी आप जरूर कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगती है, या फिर क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड और अपने को यहाँ पे बढ़ाना चाहिए या धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों अगर देखा जाए तो अपने को धीरे धीरे यहाँ पे ईजी से हार्ड की तरफ अपने को यहाँ पे चलना चाहिए। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, योग का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे योग है ये इसका जनक है, वो किसे माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। योग का जनक दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है योग है, ये योग है कौन सी शब्द से बना है, तो ये संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है, संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया। और योग का अर्थ होता है वो मिलन होता है, ये भी अपने को यहाँ पे क्वेश्चंस के आधार पर बात करनी चाहिए। तो योग का जनक किसे माना जाता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे महर्षि पतंजलि को है वो योग का जनक। और जो इनके द्वारा जो योग दिया गया वो कौन सा योग है, तो वो अष्टांग योग होता है। इनके द्वारा जो योग दिया गया कौन सा है, तो वो अष्टांग योग यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 रहेगा दोस्तों, प्राणायाम का संबंध किससे है। दोस्तों यहाँ पे प्राणायाम का संबंध पूछा गया है, वो किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। श्वसन से है, पाचन से है, रक्त या फिर मसल से यानी मांसपेशियों से है। दोस्तों प्राणायाम जिसे अपन अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं, अनुलोम और विलोम जो प्राणायाम होता है ये किसकी क्रिया होती है, तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो प्राणायाम होता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर ये श्वसन की क्रिया होती है। इसमें एक नाक से अपन श्वास लेते हैं, दूसरे नाक को बंद रखते हैं। जैसे अपन ये नासिका होती है, तो इस नासिका के अपन आप क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे एक को बंद कर लेते हैं और दूसरे से श्वास लेते हैं, फिर दूसरे को बंद कर लेते हैं, फिर इससे श्वास लेते हैं। तो ये कौन सी क्रिया होगी, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्रिया होती है जो श्वसन से संबंधित रहती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं। दोस्तों सूर्य नमस्कार की जो क्रिया की जाती है उसमें कुल कितने स्टेप होते हैं या आसन होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों आजकल तो स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों या चाहे प्राइवेट स्कूलों में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सूर्य नमस्कार की क्रिया डेली प्रार्थना सभा में करवाने शुरू के आदेश दे रखे हैं। तो प्रार्थना सेशन के समय है वो सूर्य नमस्कार की क्रिया करवाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सूर्य नमस्कार में है वो 12 चरण या 12 प्रकार के आसन होते हैं, 12 प्रकार के स्टेप बोल सकते हैं अपन इनको, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान का मुख्य लाभ क्या है। दोस्तों अष्टांग योग की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसमें अष्टांग योग होता है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग, जिसमें 8 चरण होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उसमें से जो ध्यान है वो ध्यान है उसका लाभ है वो क्या होता है शरीर में, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सभी दोस्त क्लास को एक बार शेयर और लाइक भी कर दे, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े दोस्तों, टाइम से टाइम आप शेयर और लाइक कर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 29, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मानसिक शांति यानी मेडिटेशन की जो क्रियाएं की जाती है वो ध्यान के लिए की जाती है। ध्यान का आसन होता है वो मेडिटेशन के लिए किया जाता है, जिससे शरीर में अपने को
अनुशासित और शरीर में रिलैक्स के साथ साथ मानसिक शांति इसमें जरूर मिलती है। तो ध्यान की क्रिया के द्वारा अपने को मानसिक शांति या एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा कॉन्सेंट्रेट मिलती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30 देखें दोस्तों। तनाव कम करने में सहायक है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस शरीर में जो तनाव हो जाती है, एंजाइटी दुश्चिंता हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, उसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? योग, ध्यान, प्राणायाम या उपरोक्त सभी। दोस्तों शरीर की जो मानसिक शांति होती है, मैं पहले ही बताया था मैंने कि मानसिक शांति के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, चाहे शारीरिक शांति हो, शरीर के लिए भी, रिलैक्सेशन के लिए भी अपने को क्या करना चाहिए? तो सुबह अपने को डेली कम से कम 10 मिनट से लेके अपने को 20 मिनट तक अपने को डेली सुबह क्या करना चाहिए? योग करना चाहिए। तो उसके लिए अपने योग के अंदर अष्टांग योग में बताया था मैंने कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सभी प्रकार की क्रियाएं आती है। तो इस प्रकार अपने को क्या करना चाहिए? उपरोक्त सभी योग करना चाहिए, जो योग के अंदर ही ध्यान, प्राणायाम सभी प्रकार की अपने की ये क्रियाएं यहाँ पे आ जाती है। चलिए दोस्तों एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें सभी दोस्त। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अपना 31 रहने वाला है, पीरियोडाइजेशन का संबंध किससे है? दोस्तों यहाँ पे पीरियोडाइजेशन आपने कल क्लास भी ली थी पीरियोडाइजेशन की, उसका संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पीरियोडाइजेशन जिसे दोस्तों अपन अवधिकालीनता के नाम से जानते हैं। अवधिकालीनता यानी ट्रेनिंग को अपन पार्ट में डिवाइड करते हैं, और वो कितने पार्ट करते हैं? 3 पार्ट करते हैं। सबसे छोटा माइक्रो पार्ट, फिर बीच में मीजो और लास्ट में मैक्रो। मैक्रो है 1 साल का होता है, मीजो होता है वो 3 से 7 सप्ताह का होता है, और जो माइक्रो होता है वो 1 सप्ताह या 7 दिन का होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण योजना, जो प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग देते हैं उसकी योजना के लिए अपन क्या करते हैं? पीरियोडाइजेशन बनाते हैं। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, वार्षिक प्रशिक्षण योजना। वार्षिक प्रशिक्षण योजना है, वर्ष की जो योजना है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल भी अपन ने लगभग क्लास ली थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन अपने करवाए थे। वार्षिक प्रशिक्षण योजना को क्या कहते हैं? माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल, ये यूनिट प्लान। क्वेश्चन नंबर है अपने को 32। तो वार्षिक के लिए दोस्तों मैंने बताया था दोस्तों यहाँ पे मैक्रोसाइकिल के नाम से जानते हैं अपन इसको। वार्षिक का मतलब उसमें 1 साल का प्लान बनते हैं। मेसो के अंदर अपन ने पहले ही बताया था दोस्तों यहाँ पे 3 से 7 सप्ताह का प्लान बनता है इसके अंदर, और जो माइक्रोसाइकिल है उसमें 1 सप्ताह बोल सकते हैं या 7 दिन का प्लान बनता है। ये अपने को यहाँ पे, और यूनिट प्लान होता है वो डे वाइज बनता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, और क्लास कैसी लगती है, क्लास के बारे में जरूर एक बार आप मेरे को कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों यहाँ पे, खेल चोट का सामान्य कारण क्या है? जो स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है उसका सामान्य कारण क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। नॉर्मल जो उसकी बेस होता है, चोट क्यों लगती है वो अपने को यहाँ पे बताना। वार्म अप की कमी के कारण, ओवर ट्रेनिंग, या गलत टेक्निक के कारण, या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे सामान्य कारण पूछा गया है। कभी कभी अपन परफेक्ट होने के बाद में भी अगर चोट लग जाती है वो एक अलग कारण होता है, उसे अपन दीर्घकालिक कारण या फिर उसे क्रोनिक इंजरी के नाम से जानते हैं। लेकिन जो सामान्य चोट खेल में लापरवाही के कारण लगती है उसे अपन सामान्य चोट की श्रेणी में बोलते हैं। तो वो वार्म अप की कमी के, ओवर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, और गलत टेक्निक के कारण भी लग सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 33 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 34, राइस पद्धति किससे संबंधित है? दोस्तों राइस पद्धति की बात कर रहे हैं अपन, ये किसी से संबंधित है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे पीटीआई का कोई सा भी एग्जाम हो, हर बार राइस की फॉर्मेशन आपको पूछी जाएगी, चाहे इसका फुल फॉर्म पूछ ले या इसकी कोई पद्धति भाई किससे संबंधित है या कब दी जाती है। तो राइस का दोस्तों अपने को इसकी याद भी रखना है कि राइस की फुल फॉर्म भी रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ये अपने को यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है। और जो राइस पद्धति है वो किससे संबंधित होती है? क्वेश्चन नंबर 34 और जो सही आंसर रहेगा तो यहाँ पे खेल चोट, स्पोर्ट्स इंजरी से संबंधित रहेगी। खेलों में जो चोट लगती है उसके लिए अपन राइस पद्धति का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। चले दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35, खेल मनोविज्ञान का संबंध किससे है? स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, इसका संबंध किससे है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल मनोविज्ञान यानी जिन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी
और इसके जो जनक है कोलमैन ग्रिफिथ है, कोलमैन ग्रिफिथ, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जनक है। लेकिन इसका कारण स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से खेलों में क्या प्रभाव मिलता है देखने को वो बताना है, शरीर से, मस्तिष्क से, व्यवहार से, या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी अपन खिलाड़ी की क्या करते हैं, शरीर शारीरिक स्थिति के बारे में भी अनुमान लगाते हैं, मानसिक कोई तनाव हो उसका भी अपन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से अपन उसका ट्रीटमेंट करते हैं, और व्यवहार में उसके परिवर्तन है जिससे कि उसका ऑप्टिमम है वो परफॉर्मेंस सामने आ सके। तो इससे खेलों में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे महत्व रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों यहाँ पे प्रेरणा जिसे मोटिवेशन बोलते हैं अपन, इसका मुख्य सोर्स क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रेरणा जिसे मोटिवेशन बोलते हैं, मोटिवेशन किस प्रकार दिया जा सकता है दोस्तों यहाँ पे, जिससे अपन किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या उसके बारे में अपन सोच सकते हैं। तो डर के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, किसी को लक्ष्य बताकर, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 36 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। अपन किसी को मोटिवेशन करने के लिए डरा भी सकते हैं, पुरस्कार के द्वारा भी उसको अपन रुचि पैदा कर सकते हैं, और किसी को गोल है वो लक्ष्य दिखाकर भी अपन क्या कर सकते हैं, उसको मोटिवेशन यहाँ पे दे सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीम भावना, टीम स्पिरिचुअल की बात कर रहे हैं, टीम भावना का विकास होता है वो किससे होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। टीम भावना का विकास होता है व्यक्तिगत खेलों से, यानी इंडिविजुअल गेम से होता है क्या, या टीम खेलों से होता है, योग से होता है, या फिर मेडिटेशन जिसे अपन ध्यान की क्रिया बोलते हैं, किससे होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। टीम भावना और क्वेश्चन नंबर 37 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टीम खेलों से, क्योंकि टीम भावना की प्रकृति कैसी होगी, जिसमें ग्रुप में अगर अपन खेलते हैं, चाहे वो कबड्डी का खेल देख लो, फुटबॉल का देख लो, जिसमें ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं वो टीम भावना में होते हैं, और इंडिविजुअल गेम होते हैं उसमें टीम भावना नहीं चलती है, वो इंडिविजुअल गेम खुद की मेहनत पे चलते हैं, वो खुद की कॉन्सेंट्रेशन पे चलते हैं, खुद की ध्यान क्रिया पे चलते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38, क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों। खेलों में नेतृत्व गुण विकसित होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेलों के द्वारा जो लीडरशिप का जो गुण होता है वो यहाँ पे डेवलप होता है या नहीं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे खेलों की क्रिया से जो लीडरशिप का गुण होता है, जिसे अपन लीडरशिप के नाम से जानते हैं, कोई लीडरशिप का जो गुण विकसित होता है या नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सही, क्योंकि यहाँ पे खेलों के द्वारा है वो लीडरशिप का यहाँ पे नेतृत्व करने की परफॉर्मेंस होती है, जो लीडरशिप का गुण होता है वो यहाँ पे विकसित होता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एथलेटिक्स के में फील्ड इवेंट्स कौन सा नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों एथलेटिक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, जो ट्रैक होता है उस ट्रैक के अंदर क्या करते हैं, दो प्रकार की गेम चलती है। ये तो मान लो अपना ट्रैक हो गया, और ट्रैक के अंदर ये अपना फील्ड हो गया, ये अपना फील्ड हो गया। तो फील्ड के अंदर और ट्रैक के अंदर तो क्या होती है, रनिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे रनिंग की क्रियाएं की जाती है, और जो जितनी भी फेंकने कूदने की क्रिया जाती है वो फील्ड के अंदर की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 400 मीटर दौड़ है वो यहाँ पे क्या नहीं है, फील्ड इवेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ट्रैक इवेंट है, यानी दौड़ने की क्रिया ही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आ गया क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्प्रिंट दौड़ का उदाहरण कौन सा है। स्प्रिंट दौड़ की बात कर रहे हैं, इसका उदाहरण यहाँ पे कौन सा है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्प्रिंट दौड़ होती है दोस्तों यहाँ पे दौड़ 3 प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ पे एक स्प्रिंट दौड़, एक मीडियम और एक लॉन्ग दौड़ होती है। यानी एक तो फुल गति के साथ दौड़ने वाली, एक मीडियम गति और एक लास्ट तक लंबे समय तक दौड़ने वाली, 3 प्रकार यहाँ पे दौड़ों को डिवाइड किया गया है। तो स्प्रिंट दौड़ के अंदर है वो कौन सी आएगी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर है वो स्प्रिंट दौड़ के अंदर आती है। 800 मीटर 1500 में मीडियम दौड़ के अंदर आती है, और साथ ही के अंदर 5000 और 10,000 ये लॉन्ग दौड़ के लंबी दूरी, और उसके बाद में क्रॉस कंट्री और मैराथन भी आ जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 41 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, शॉर्ट पुट का वजन पुरुष के अंदर है वो कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट पुट जिसे हम गोला फेंक के नाम से जानते हैं, वो पुरुष के अंदर यहाँ पे कितना रहने वाला है वो अपने को यहाँ पे बताना है। शॉर्ट पुट का वजन दोस्तों जो गोला होता है
इस गोले का वजन पुरुष में और महिला में कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो ये दोस्तों मेल के अंदर कितना होता है और फीमेल के अंदर कितना होता है वो बताना है। दोस्तों यहाँ पे फीमेल की बात करें अपन तो फीमेल के अंदर है वो 4 किलो होता है, लेकिन मेल के अंदर यानी पुरुष के अंदर बात करें तो इसका सही आंसर रहने वाला है 7.260 ग्राम, यानी 7 किलो और 260 से 265 ग्राम तक हो सकता है। 260 ग्राम से लेके 265 ग्राम तक यहाँ पे आगे रहने वाला है। तब कितना किलो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 किलो 260 ग्राम से 265 ग्राम तक यहाँ पे पुरुष शॉर्ट वेट यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 42 देखे दोस्तों, जेवलिन थ्रो में पकड़ क्या कहलाती है। दोस्तों जेवलिन थ्रो में जो पकड़ होती है उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो बताना है। जेवलिन थ्रो जिसे अपन भाला फेंक के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे भाला फेंक वो भाले के अंदर है वो पुरुष के अंदर वजन होता है वो 800 ग्राम का होता है और महिलाओं के अंदर यहाँ है वो 600 ग्राम वजन यहाँ पे रहने वाले भाले का। लेकिन जो इसकी पकड़ होती है दोस्तों, यहाँ पे जो भाला होता है इस भाले की जो पकड़ होती है ग्रिप, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 42 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ग्रिप के नाम से जानते हैं। जो उसकी पकड़ होती है उसे ग्रिप, और जो फेंकने के बाद में जो क्रिया होती है उसे अपन रिलीज क्रिया के नाम से जानते हैं। तो वो कौन सी क्रिया होगी, रिलीज क्रिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 43 देखे दोस्तों, खेल प्रतियोगिता में रेफरी का कार्य क्या होता है। दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर जो इवेंट चलता है उसमें जो रेफरी होता है ऑफिशियल होता है उसका क्या कार्य होता है वो बताना है। इजी रहेगा दोस्तों क्वेश्चन। और सभी दोस्त यहाँ पे क्लास को शेयर जरूर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक में कमी ना छोड़े। और टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम और जो व्हाट्सअप का, उसको भी आप ज्वाइन कर लिए ताकि पीडीएफ और क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निर्णय लेना, यानी डिसीजन देने का जो कार्य किया जाता है वो गेम्स के अंदर है या इवेंट के अंदर है वो रेफरी के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 44 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, डोपिंग का अर्थ बताना है। दोस्तों यहाँ पे डोपिंग होती है उसका अर्थ क्या है वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे डोपिंग की 2 संस्थाएं होती है, एक नाडा होती है और एक वाडा होती है। नाडा दोस्तों यहाँ पे नेशनल लेवल की होती है, किसी देश की राष्ट्रीय संस्था की होती है, और वाडा होती है वो वर्ल्ड लेवल पे होती है, जो खेलों के अंदर क्या करते हैं, जो ड्रग्स है जो नशा है उसकी यहाँ पे पकड़ करती है खिलाड़ियों के अंदर की किसी प्रकार का कोई नशा करके या कोई ड्रग्स करके कोई खेल तो नहीं खेल रहा है। तो अवैध दवाओं का क्या करते हैं सेवन के लिए है वो यहाँ पे डोपिंग होती है। यानी डोपिंग किसे बोलते हैं, तो अवैध दवाओं का जो इन संस्थाओं के द्वारा जो नशे हैं वो बैन कर रहे हैं कि अगर उनमें से किसी प्रकार का एल्कोहल या किसी प्रकार का ड्रग्स लेते हैं तो वो यहाँ पे उल्लंघन है और उसकी जांच करती है वो नाडा और वाडा के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए दोस्तों यहाँ पे वाडा संबंधित है। अभी दोस्तों मैंने जस्ट ही बताया है कि 2 प्रकार की संस्थाएं होती है, एक नाडा होती है और एक होती है वाडा। एक वाडा और दूसरी नाडा, ये राष्ट्रीय किसी भी देश की क्या होती है राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी होती है, और वाडा होती है वो वर्ल्ड लेवल पे पूरे देशों पे कंट्रोल करती है। तो वाडा किससे संबंधित रहेगी, प्रश्न नंबर 45 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डोपिंग नियंत्रण, यानी नशा जो अवैध दवाई और किसी प्रकार का नशा है खिलाड़ी ने कर रखा है नहीं, इसका कंट्रोल करने के लिए कौन करता है, तो वो डोपिंग के नियंत्रण के लिए वाडा और नाडा यहाँ पे कार्य करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 46 देखिए दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से सामाजिक विकास होता है या नहीं। दोस्तों यहाँ पे शारीरिक शिक्षा से सामाजिक विकास होता है नहीं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इजी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, और क्लास को भी शेयर और लाइक करते रहे दोस्तों। आज की क्लास 50 क्वेश्चंस में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं वो लास्ट में मेरे को जरूर कमेंट करके बताया करें, क्योंकि मैं लास्ट में कमेंट जरूर देखता हूँ कि कौन से स्टूडेंट के कितने, और लेकिन वो ईमानदारी से बताना है कि कितना स्कोर हो पाया है। अगर गलत होता है कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चंस का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जरूर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस का टफनेस जो देखने को मिलेगा उससे आपका स्कोर भी जरूर प्रभावित होगा। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, जो सोशल यहाँ पे डेवलपमेंट है सामाजिक विकास है वो जरूर यहाँ पे बढ़ता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, खेलों से अनुशासन विकसित होता है। दोस्तों यहाँ पर गेम खेलते हैं तो गेमों से क्या होता है, अनुशासन विकसित होता है ये नहीं, तो अपन इजीली जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि अपन इसके फेयर प्ले का नाम अभी क्वेश्चन अपना आया था, फेयर प्ले कि अपने को नियमों में रह के खेलना पड़ेगा और उसको अपन अनुशासन के नाम से जानते हैं। तो खेलों के द्वारा किसका डेवलपमेंट होता है,
तो अनुशासन का डेवलपमेंट होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखिए दोस्तों, खेलों में चोट से बचाव के लिए क्या आवश्यक है वो अपने को यहाँ पे बताना है। खेल के अंदर जो इस चोट ना लगे, इंजरी ना आए, तो इसके लिए अपन स्पोर्ट्स के अंदर क्या करना चाहिए वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसमें बहुत से कारण होते हैं दोस्तों, अपने को खुद को मानसिक रूप से भी तैयार रखना पड़ता है, व्यायाम भी करना पड़ता है, सही उपकरण इक्विपमेंट्स होते हैं उनको भी नियम और जो रूल्स एंड रेगुलेशंस गेम्स के होते हैं उनका भी अपने को फॉलो करना पड़ता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 48 के अंदर वो, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, यहाँ पे सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण कौन सा है। सहन शक्ति जिसे अपन एंडोरेंस के नाम से जानते हैं दोस्तों, मैंने बार बार बताया था कि शरीर में कितने प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं, 5 प्रकार के मोटर कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसमें से एंडोरेंस की जो क्रिया है वो एंडोरेंस बढ़ाने के लिए अपने को कौन सा यहाँ पे प्रशिक्षण करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एंडोरेंस होती है वो लंबी दूरी की क्रियाओं से होती है, यानी लंबे समय तक कोई काम करते हैं तब शरीर में जाके एंडोरेंस डेवलप होता है, सहन शक्ति विकसित होती है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 49 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निरंतर कंटिन्यूस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। कंटिन्यूस लगातार क्रिया, कोई भी क्रिया हो, जैसे अपन मैराथन दौड़ की दूरी कर रहे हैं, 42 किलोमीटर अपन उसमें भाग रहे हैं, या फिर वो 10 किलोमीटर की दूरी कर रहे हैं, तो उससे अपने के शरीर में है वो डेवलप कौन सी क्रिया होगी, तो वो एंडोरेंस सहन शक्ति यहाँ पे डेवलप होगी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 50 देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 भार प्रशिक्षण से विकसित होता है। भार प्रशिक्षण जिसे अपन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से लोड ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इससे अपने को शरीर में है वो क्या डेवलपमेंट होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लोड लेके अपन कोई कार्य करते हैं या प्रतिरोध लेके अपन कोई कार्य करते हैं, जिसे अपन रेजिस्टेंस प्रतिरोध ट्रेनिंग भी बोलते हैं। तो इससे शरीर में कौन सी क्रिया डेवलप होगी, क्वेश्चन नंबर 50 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ, शक्ति यहाँ पे डेवलप होती है। लोड की क्रियाओं से शरीर में क्या होती है, स्ट्रेंथ आती है, यानी शक्ति यहाँ पे डेवलप होती है। तो दोस्तों आज के ये 50 क्वेश्चन थे, कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास कैसी लगी वो भी बताइए, और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक करके जरूर जाइए दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करें। और कल अपन यहाँ पे क्लास में मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उनसे ज्वाइन कर ले, ताकि आपको क्लास हुआ नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अपन जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।